अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जी बात करेंगे हमेशा की तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही शुरू करेंगे और फिर चलते 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 अमेरिका भी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन खैर फिलहाल हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसे कि सुनने में यह आ रहा है कि जो हमारे आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को तो आप लोग जानते ही हैं। आजकल वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और अक्सर ही कहीं ना कहीं भाषण देते हुए पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ बात करते सुनाई देते हैं। और यकीनन ये उनका काम भी है, उनकी ड्यूटी भी है कि वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के ही लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ बताते रहे। इसलिए कि हम लोगों का क्या है ना कि हम लोगों को ज्यादा कुछ समझ तो आती नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हमें ना बताएं तो आपको तो पता ही है कि हमें तो और भी समझ में ना आए। लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब जी अपनी जो है तकरीरें करते रहते हैं, अपनी कहीं ना कहीं पे उनका जो है वो खिताब चलता रहता है, बताते रहते हैं। हाँ, अगर वो नहीं बोले या कह लीजिए शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब खामोश है, हमारे प्यारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जो कि अक्सर ही भारत को तड़ियां लगाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी खामोश हैं। और ये किस बात पे खामोश हैं? जी हाँ, ये इस बात पे खामोश हैं, कभी एक दिन पहले एक बार फिर एक अहमदिया साहब जो कि डॉक्टर भी थे, उनको मार डाला गया, उनकी जान ले ली गई। और उसके बाद हमारे जितने बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, मरियम नवाज, या जितने भी लोग आप कह लीजिए, सबको सांप सूंघ गया है। यानी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और अगर भारत में या अफगानिस्तान में या फलस्तीन में या दुनिया के किसी भी कोने में एक चिड़िया को भी अगर कुछ हो जाता है तो हमारे लोग चिल्ला चिल्ला के उनके गले बढ़ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर कुछ हो जाए, अहमदिया जो है उनकी जान ले ली जाए, दिन दहाड़े उनको गोली मार दी जाए, तो हमारे लोग जो है एकदम खामोश रहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में एक बार फिर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है और एक अहमदिया डॉक्टर जो थे उनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। किसी के कान पे जूं तक ना रहेंगी कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, जो हमारे आम सिटीजन हैं उनको भी शर्म ना आई। और हमारे यहाँ से भी बस यही कहा गया, कई लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं मगर वो तो अहमदिया थे। अरे वो अहमदिया थे मगर वो इंसान भी तो थे, क्या इंसान नहीं थे? मैंने एक दो को लिखा भी, क्या क्या वो इंसान नहीं थे? हम लोग बेशर्मी और बेगैरती के उस लेवल पर आ चुके हैं जहां से अब हमारा वापस जाना या हमारा सुधर जाना या हमारा इंसान का बच्चा बन जाना जो है वो बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात लगती है। हमें हर किसी के फेथ में प्रॉब्लम है, हमें हर किसी के फेथ के साथ जो है हमारे कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है। और उसके बाद हमें ये लगता है हमारे सिवा किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। इसको भी मार दो, उसको भी मार दो, उसकी भी जान ले लो, उसकी भी जान ले लो। और यही करते करते हमने पाकिस्तान का हाल ये कर दिया है जो आजकल आप देख ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बार फिर एक अहमदिया के जो डॉक्टर थे, अहमदिया फेथ के जो डॉक्टर थे, उनकी जान ले ली गई। हालांकि वो बेचारे बहुत से लोगों की जान बचाया करते थे मगर उनकी अपनी जान सिर्फ उनके फेथ की वजह से जो है पाकिस्तान के बेरहम लोगों ने ले ली। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के अपोजिशन, पाकिस्तान के लोग, किसी की तरफ से भी एक भी अफसोस की बात जो है मैंने तो कम से कम नहीं सुनी। ना ही मैंने ये सुना कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ना ही कहा कि लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। हर तरफ एक बेगैरती और बेशर्मी वाली खामोशी है जो चलती चली जा रही है। मगर 2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे और उसके बाद ये सिलसिला कहीं रुकने वाला नहीं है। ये हमें भी मालूम है और दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान जो है उसमें ये सब कुछ चलता है और यहाँ पर किसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस सिलसिले को रोका जाए और लोगों को कोई तमीज सिखाई जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मगर हमारे अगर कुछ चल रहा है तो ये जरूर चलाया जा रहा है कि हम जी भेज रहे हैं, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियंस का वो तश्कील दिया है, वो बनाया है और उसमें उसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी उस डेलीगेशन को लीड करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ये बताएंगे कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भारत ने हमारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, हमारे बंदे मार दिए। लेकिन बिलावल साहब, जब कोई आपसे ये पूछेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसे ही बैठे बैठे भारत के पेट में गोले उठे और कहा चलो बेकार बैठे, खाली बैठे, कोई काम करने को नहीं है,
टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं जाके पाकिस्तान में जो है ना मिसाइल फेंक कर आ जाते हैं। यकीनन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आप फिर ये तैयारी करके भी जाइएगा कि जब लोग आपसे ये कहेंगे कि जो भारत ने आपके ऊपर अटैक किया है, तो भारत तो ये कह रहे हैं कि वहां पर टेरर कैंप्स थे और वहां पे मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग रहा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में कई बार अटैक करवाए हैं, कई बार भारत में जिसे कहते हैं कहकर, नाम लेकर, बताकर अटैक किए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके पास तो एक यही बात होगी ना जो अभी हुआ है, यानी पिलग्राम का जो अभी एक अटैक हुआ है उसके बारे में आप कहते रहते हैं जी भारत ने तो इन्वेस्टिगेशन की कोई नहीं, भारत ने तो ऐसे ही हमारा नाम लगा दिया, भारत ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, भारत ने फौरन ही अटैक होने के कुछ ही टाइम के बाद कह दिया कि जी ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान का है, और उसके साथ ही पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। मान लिया आपकी ये बात सही है, मान लिया आपकी ये बात को जो है किसी हद तक कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है और भारत ने कोई सही तरीके से बताया नहीं, लेकिन आप क्या ये बता सकेंगे कि इससे पहले जब बार बार भारत ने आपसे बात की, बार बार भारत ने आपको बताया कि जी आपके यहाँ मुंबई अटैक वाले आपके यहाँ हैं, उड़ी वाले आपके यहाँ हैं, पुलवामा वाले आपके यहाँ हैं, पठानकोट वाले आपके यहाँ हैं, और आपके यहाँ से तो उन्होंने आईएसआई वालों को बुलाया भी था और वहां पे कहा था कि जी यहाँ पर आके चेक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप जो है हाथ झाड़ कर आ गए और आपने कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से कुछ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट रहता ही नहीं है। ये बात तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी कहना है। एक तरफ तो ये साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पिछले 15 साल से जो है इसी तरह के मिलिटेंट्स को पाल रहा है, और 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है अमेरिका के कहने पर, और उसके बाद जो है जाहिर है वहां से आपको डॉलर शॉलर मिल रहे थे तो आपने वो बात मान ली, लेकिन खैर अब आप ये बात भी मान चुके हैं। लेकिन जब भारत कहता है कि आपके यहाँ से अटैक हो रहे हैं, आपके यहाँ से मिलिटेंट्स के लोग, या आपके यहाँ से जो जिहादी माइंडसेट आपने बना के रखा है वो जाकर वहां पे गड़बड़ कर रहा है, तो आप साफ इनकार कर देते हैं। अभी वाले अटैक को तो चले आप कह सकते हैं कि जी भारत ने बहुत जल्दबाजी की, भारत ने हमें बताया नहीं, भारत ने ये नहीं किया, भारत ने वो नहीं किया। पानी हमारा भारत रोक नहीं सकता। हमारे पॉलिटिशियंस ये बयान भी दे रहे हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक नहीं सकता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि भारत के पास पानी रखने की जगह ही कोई नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ ये बात की जाती है, यानी कि हर बात को हल्के में लेना, हर बात से इनकार कर देना, हर बात पे कहना जी हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारी एक आदत सी बन चुकी है। ये और बात है कि अब हम ये भी कह रहे हैं कि जी अगर भारत चाहे तो हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार है, लेकिन भारत बिलीव कैसे करे? भारत को इससे पहले कई धोखे हो चुके हैं हामी को लेकर, तो यकीनन भारत इस तरफ जरूर सोच रहा होगा। इस वक्त ही हुआ ये कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम बनाई गई है, बनाई जा रही है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने से, उनका कहना है कि जी बिलावल साहब पे पूरा कॉन्फिडेंट है। वैसे तो शुक्र है कि वहां जाके बिलावल साहब को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर वो हिंदी या उर्दू बोलते तो किसी बोलते कुछ और लोगों को समझ में कुछ और आता। तो ये अच्छी बात है कि उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर हिंदी उर्दू हो जाती है तो आपको पता है ना कि कहाँ पे टांग रही हैं, और कभी कुछ, कभी अभी भी उनका एक क्लिप जो है वो काफी वायरल है जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा और सब उसको एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब को सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंग्लिश की तरफ ही रहना चाहिए। और वैसे भी दुनिया के साथ जब आप बात करेंगे तो आपको वहां पे जाके पंजाबी तो बोलनी नहीं होगी ना, सी तुसी लसी बिजी, वो ना वो तो नहीं करना है। तो जाहिर है, इसलिए मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब जो है वो बिल्कुल सही इनका इंतखाब किया गया है। लेकिन उसके बाद वो जाकर बात क्या क्या करेंगे ये भी बता दिएगा, इसलिए कि हमारे लोग तो जाकर इंग्लिश में भी गलत बताकर आ जाते हैं, हिंदी उर्दू का मसला ही कोई नहीं है। तो बिलावल साहब, जब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए भारत ने हमला क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे कि जी वो हमारे टेरर कैंप उड़ाने का दावा करे। तो वो पूछेंगे कि आपके टेरर कैंप है, आप कहेंगे नहीं। तो फिर वो कहेंगे तो फिर ये मसूद अजहर किस लिए रोता फिर रहा है, और ये क्यों कह रहा है कि जी उसकी फैमिली के लोग मारे गए, फिर ये हाफिज सईद लाहौर में क्या कर रहा है, फिर बाकी इस तरह के लखवी शकवी और एक लंबी लिस्ट जो इंडियन मीडिया भी हमारा अक्सर हमारे दोस्त बताते रहते हैं। जब उस बारे में बात होगी तब आप क्या जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है अपनी तैयारी अच्छी तगड़ी करके जाइएगा, इसलिए कि लोगों को समझाना जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए, और यकीनन इसमें आप कामयाब होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया है कि भारत में भी इसी तरह की तैयारी की जा रही है, भारत में भी डेलीगेशन तैयार किया जा रहा है
जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा, डिफरेंट कैपिटल्स में जाएगा और जाकर बताएगा कि जी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जी हमारे यहाँ जी टेररिस्ट भेज दिए, या पाकिस्तान ने हमारे ये कर दिया वो कर दिया। तो जो भी किया तो आपको यकीनन एक बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जिसमें के वीक पॉइंट्स आपके अपने हैं। वीक पॉइंट्स भारत के इस वक्त नहीं है, हालांकि होने चाहिए थे, आप जमा करके लेके जाइए। आप सोचिए भारत को ऊपर आप क्या इल्जाम लगा सकते हैं। क्या भारत में कोई टेरर कैंप्स है? अगर हैं तो आप बताइए उनको, आप उनको बताइए कि उनके मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या इसी तरह के कोई अगर टेररिस्ट वहां पे रहते हैं तो उनकी लिस्ट आप ले जाइए। आप बताइए उनको जाकर के एफएटीएफ में भारत कितनी बार जा चुका है, इसलिए कि हम तो 4 बार गए, तो भारत को कम से कम 2-3 बार तो जाना ही चाहिए ना। मतलब जब तक टक्कर का मुकाबला ना हो तो मजा तो नहीं आता। उसके बाद आप ये भी बताइएगा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारे यहाँ जो है ना जी, हमारी फौज जो है वो अपने काम से काम रखती है, और हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वही मुल्क को चलाती है। साथ ही साथ जी हमारी कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है वो भी बताइएगा बिलावल साहब। और ये भी बताइएगा कि हम हर वक्त कोई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दर पे नहीं पड़े रहते कि हमें पैसा दो नहीं तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और हम किसी का पैसा वापस करने की पोजीशन में भी है। इसलिए कि हमने ये नहीं किया कि सऊदी अरब कह रहा है कि 3 बिलियन डॉलर वापस कर दो, तो हमने कहा कि अगली बार आना ना, फिर कभी आना, अगले साल दे देंगे। ऐसे भागे थोड़ी जा रहे ना, और ऐसा कुछ हमने नहीं कहा। उसके साथ ये यूएई का भी बता दिएगा, ये वही यूएई है जो अमेरिका में जाकर 2 ट्रिलियन डॉलर वहां पर इन्वेस्ट किया, 2 है कि 4 है पता नहीं क्या, जो भी है। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका में, सोचिए वो भी अगले 10 साल में। और उस यूएई ने जो है जो 4 ट्रिलियन डॉलर जो है अगर जाके अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकता है, तो अगर उसके 2 बिलियन डॉलर हमने रख लिए तो ऐसी क्या मौत पड़ गई इन लोगों को कि हर वक्त मांगते रहते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि हम भी जो है वो इस्लामिक कंट्री है, वो हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया, ठीक है ना। तो ये तो सुनता ही नहीं है हमारा भैया, और फिर कहता है कि जी पैसे निकालो। तो हमने उसे भी कह दिया कि अच्छा ठीक है अगले साल दे देंगे ना। अभी अगला साल भी आने ही वाला है जी, आधा साल तो गुजर ही चुका है, बाकी आधा साल भी गुजर ही जाएगा, और फिर ये यूएई वाले आ जाएंगे यहाँ पर। पहले तो ये हमारी मुर्गाबियां शुरगाबियां ये वो शिकार करते, और उसके बाद पैसा मांगना शुरू कर देते। मतलब हमने तो ये सुना था कि पाकिस्तानी जो है वो गल्फ कंट्री से भीख मांगने पे निकाले जा रहे हैं। अब मुझे लगता है ये यूएई और सऊदी अरेबिया के लोगों को भी हमारे मुल्क से निकाल देना चाहिए। जैसे ही आए और अपना पैसा मांगे, फौरन कान से पकड़ के इनको मुल्क से बाहर खड़ा। तो जी मैं साहब बता रही हूँ आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अपना होमवर्क पूरा करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप होमवर्क पूरा करके ना गए तो यकीनन आपको टफ टाइम देखना पड़ सकता है। अब ऐसे में लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ जो चाइनीज वर्कर्स मारे जा रहे हैं उनको कौन मार रहा है? आपके यहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर क्या चल रहा है? चाइना आपसे क्यों नाराज है? चाइना का जो सीपैक आपके यहाँ है बन रहा है उसमें जो है वो स्लो क्यों बन रहा है, और उसके वर्कर्स क्यों मारे जा रहे हैं? आपसे जो है वो तरह तरह के सवाल जो है वो भारत चैलेंज फेंक सकता है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि काम अभी भी जारी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर भारत आपसे इतना नाराज क्यों रहता है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसे हादसे ऐसे अटैक्स चले हैं जिसके रहते भारत आपसे नाराज है, या कह लीजिए ईरान भी आपसे नाराज है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी अपनी कंट्री में बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। भारत ने तो चले आपके ऊपर अटैक किया सो किया, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जी टेरर कैंप्स उड़ाने के लिए आपके ऊपर अटैक किया था, लेकिन क्या आप बता सकेंगे कि आपके ऊपर जो ईरान ने अटैक किया था, और ईरान ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप है हम उसको उड़ाने के लिए आए हैं, तो क्या इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? अगर आपको जो जहां जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं अभी वो लिस्ट आई नहीं है, और वो लिस्ट जैसे ही आएगी हम हमारे देखने सुनने वालों तक वो लिस्ट भी पहुंचाएंगे, और वो लिस्ट भी बताएंगे जो बिलावल साहब के साथ जो लोग जा रहे होंगे, जो यकीनन इस वक्त एक दौड़ लगी हुई होगी, और हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो जाकर और रावलपिंडी से और जीएचक्यू से और पारा से और जहां जहां पर भी भाई लोग होते हैं उनको कह रहे होंगे सर हमें भी भिजवा दीजिए, सर हमारा नाम भी डलवा दीजिए, सर हम भी जाना चाहते हैं, सर हम भी बताना चाहते हैं। तो जी वो सैर सपाटे जो आप कौम के पैसे पे, कौम के टैक्स के पैसे से जो आप लोग कई कंट्रीज का विजिट करेंगे ये बताने के लिए कि जी भारत के आपने कितने जहाज गिरा दिए,
اور اس کے بعد بھارت نے آپ کی کیا کیا چیزیں گرا دی وہ بھی تو بتانا پڑے گا. چلے آپ بتا دیں گے, کوئی کہے گا 3 جہاز گرا ہے, کوئی کہے گا 4 جہاز گرا ہے, کوئی کہے گا 6 جہاز گرا ہے. ویسے پرائم منسٹر کی بات جو ہے وہ میرے خیال ہے ماننی چاہیے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی 6 جہاز جو ہے وہ ہم نے بھارت کے گرا دیے. اب 6 کے 6 جو ہے وہ بھارت کے اندر ہی گرا ہے, یعنی پاکستان کے اندر بھارت کا کوئی جہاز نہیں گرا. یہ بات بھی کچھ عجیب سی ہے, لیکن خیر گرا دیے ہوں گے, ہم اس پہ بالکل شک نہیں کر رہے. لیکن وہ یہ بھی تو پوچھیں گے نا کہ آخر انہوں نے یہ 6 جہاز اور اتنے جہاز, اتنے میزائل آپ کے آخر پھینکے کیوں؟ آخر بیٹھے بیٹھے بھارت کو کیا سوجی, مطلب کیا ہوا, مطلب خامخواہ میں ایک ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے اس قسم کے اٹیک کیے. اس کے ساتھ وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ جی افغانستان جو آپ کا 5واں صوبہ بننے جا رہا تھا, جس کے لیے آپ واہ پروڈکشن بنے ہوئے تھے, اور آپ کا کہنا تھا کہ جی افغانستان کی گورنمنٹ تو ہم نے بنائی ہے, افغانستان تو ہمارا 5واں صوبہ ہے, افغانستان والے ہمارے بھائی ہیں, ہم ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکنے میں وہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہے. اس وقت افغانستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہمدردی دکھا رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جو کشمیر کا جو بھی ریسنٹ اٹیک تھا اس کے اوپر افغانستان کو افسوس ہے. تو آپ کا افسوس جو تھا وہ 3-4 دن کے بعد کیوں گیا؟ یہ اسی طریقے کے سوال آپ سے کیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھ لیں کہ جی جب مودی جی پرائم منسٹر بن کر آئے تھے ساری دنیا نے مبارکباد دے دی, آپ نے تیسرے چوتھے دن مبارکباد کیوں دی؟ آپ تو بالکل پڑوس میں رہتے ہیں, آپ کو تو پہلے دن ہی دے دینی چاہیے تھی. اسی طریقے سے جب پلگرام کا جو اٹیک تھا اس کے بعد آپ کو 2-3 دن کیوں لگے یہ کہنے میں کہ آپ کو اس واقعے پہ افسوس ہے؟ کیا آپ پکا کرنا چاہ رہے تھے کہ افسوس کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں تو جی کہا یہ جاتا ہے کہ چاہے کسی سے کتنی بھی دشمنی آپ کی چل رہی ہو, اگر کسی کے یہاں کوئی افسوس کی خبر ہو, کسی کے یہاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی اور پریشانی آ جائے, تو اس وقت آپ اپنی دشمنی کو بھلا کر اور وہاں پر جا کر یا پھر فون کر کے اپنی ہمدردی جتاتے ہیں اور اپنی مدد کی آفر بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ آفر کرنے میں, آپ کو یہ ہمدردی جتانے میں کئی دن کیوں لگ گئے؟ اور آپ اتنے دنوں تک کیا سوچتے رہے؟ کیا وہاں جو انسان جن کی جانیں گئی تھی ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی جانیں گئی؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں تو اتنے لوگ ڈیلی مارے جاتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ جانتے ہی ہیں کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, اور باقی پورے پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. جیسے ہی بھارت کے ساتھ ٹینشن شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی آپ نے کھٹ کر کے سوشل میڈیا کھول دیا. کیوں؟ اس سے پہلے تو سوشل میڈیا آپ کے لیے بہت خطرناک چیز تھی. آپ کے خیال سے پاکستان کے لوگوں کو تو سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. وی پی این لگا کے ہمارے فونوں کی جیسے کہتے ہیں نا ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن آپ نے سوشل میڈیا اوپن نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ عمران خان کے لوگوں سے ڈرے تھے. اب ان سے اب ڈر نہیں لگ رہا آپ کو؟ اب آپ کو نہیں ایسا لگ رہا کہ عمران خان کے لوگ جو ہیں پھر کچھ لکھ دیں گے, پھر کچھ بول دیں گے اور وہ آپ کو برا لگ جائے گا؟ بھائی اگر آپ کو ان کی باتیں اتنی بری لگ رہی ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہیں, اور اگر وہ غلط بول رہے ہیں تو پھر بولنے دیجئے. لوگ تو سوشل میڈیا پہ بڑا کچھ بولتے ہیں اور اس میں سے 90% چیزیں جھوٹی ہی ہوتی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں, کوئی ایجنٹ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ منہ دبا کے بھاگ جائیے. وہاں پر ڈٹے رہنا ہوتا ہے اور آپ کو ان لوگوں کو بولنے دینا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس وقت سوشل میڈیا بین کر دیا. اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید جون میں عمران خان کو باہر لے آئیں گے, اور جب عمران خان باہر آ جائیں گے تو آپ کے خیال سے وہ تمام قوم کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے وہ دیکھو بھارت ہمارے ساتھ کیا کر. لیکن بات ساری یہ کہ عمران خان تو جب کہیں گے تب کہیں گے, جب آئیں گے تب آئیں گے, اور نہ جانے ان کی بات پبلک سنے گی بھی کہ نہیں سنے گی. لیکن آپ نے پبلک کی جو حالت کر دی ہے مہنگائی کر کے, پیٹرول مہنگا, گھر کا کھانا مہنگا, ہر چیز مہنگی, جینا مہنگا, مرنا بھی مہنگا, بیمار ہونا بھی کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا. تو ایسے حالات میں اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ساری قوم کے پیسے آپ لگا رہے ہیں, آپ کے جشن ہے کہ ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہے. وہ جی بھارت کے جائے کبھی یوم تشکر من رہا ہے تو کبھی پتہ نہیں کون سا یوم پتہ نہیں کیا منایا جا رہا ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اتنا جشن کیوں منا رہے ہیں. یہی چیز آپ لوگوں نے 1965 میں بھی کی تھی, یہی چیز آپ نے جو ہے 1971 میں بھی کی تھی. اور میں تو حیران ہوں, جو تارڑ صاحب کہتے ہیں نا کہ میں حیران ہوں کہ اب آپ 2025 میں بھی جشن ویسے ہی منا رہے ہیں. یعنی بھارت کے کئی جہاز پاکستان کے اندر آئے, آپ کو پتہ بھی نہیں لگا. انہوں نے آ کر 9 جگہ پر جو ہے وہ اپنے جو بھی کہہ لیے ڈرون پھینکے, میزائل پھینکے, جو پھینکنا تھا پھینکا, آپ کی ایسی تیسی کر کے آپ کے انمول رتن جو ہے ان کو اڑا کر وہ واپس چلے گئے. اور اس کے بعد آپ گئے, آپ نے کہا چلو جی ایسا کیا, ایسے پبلک کہے گی کہ ارے ایسے کیسے.
تو آپ کو اپنی عزت بچانی تھی تو آپ نے جا کر آپ نے بھی وہاں پر کوئی ڈرون شرون پھینک دیا، اس پہ آپ کے جتنے بھی لوگ تھے سب نے آپ کو بہت شاباشی تھی، واہ واہ واہ، ہم نے بھی دی، بہت اچھا کیا، میں خود کہہ رہی ہوں بہت خامخواہ یہ وہ ہمارے جو ڈرون اور میزائل پڑے پڑے سڑ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا چلتے بھی ہیں کہ نہیں، تو ان کو ہم نے چیک کر لیا۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اب جب آپ جائیں گے ڈیفرنٹ کنٹریز میں اور وہاں پہ جب ہوگی بات چیت جو کہ اصل چیز ہے، ایسے حملے تو لوگ ایک دوسرے پہ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ٹیبل پہ بیٹھ کر بات ہوگی تو کیا آپ صحیح سے ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ آپ بھارت کی اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے جب وہ بولیں گے کہ جی ان کے یہاں سے تو ٹیررزم ہوتی ہے؟ اور یہ بات تو افغانستان بھی کہہ دے گا، حالانکہ آپ تو کہتے ہیں افغانستان سے ٹیررزم ہوتی ہے، لیکن آپ بولیں گے، وہ بولیں گے نہیں یہ تو پاکستان کرتا ہے، یہ سارے کے سارے جہادی کیمپ آپ نے یہاں بنا رکھے ہیں، یہاں پر وہاں پر کون کون سے نام وہ بتائیں گے، ٹی ایل پی کا نام بتائیں گے، تحریک لبیک، اس کے بعد لال مسجد، اور پھر حافظ سعید، اور پھر مسعود اظہر، اور پھر پتہ نہیں لشکر جھنگوی، لشکر بھنگوی، اور پتہ نہیں کون کون سے لشکر آپ نے یہاں پہ بنا کے جو رکھے ہیں، اور چاہتے کیا وہ سب بنا کر، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان تمام باتوں کو بلاول بھٹو زرداری آپ تب ہی ہینڈل کر پائیں گے جب آپ یہ ساری تیاری کر کے جائیں گے، وہاں پر جا کے آپ کو پتہ ہی ہو کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کئی بار گئے ہیں اور وہاں انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر، اور اس کے بعد وہ بیچارے جو ہیں وہ سچ بول کر آگئے اور آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے دھوکہ۔ تو اس بار خواجہ آصف صاحب کو لے کے مت جائیے گا، نہیں تو انہوں نے ہر چیز میں ہاں کر دینی ہے۔ وہ لوگ کہیں گے آپ کے یہاں سے جی بھارت پہ حملہ ہوا تھا، خواجہ آصف صاحب کہیں گے ہاں جی ہو تو رہے ہیں پچھلے 30 سے 35 سال سے، لیکن وہ ہماری غلطی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو سارا ڈیلیگیشن آپ لے کے گئے ہوں گے نا، وہ کہانی وہیں ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی بلاول صاحب کو پرائم منسٹر صاحب بھیج رہے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں وہ جا کر، لیکن پلیز جو بات بھی کریں، ایک تو احمدیاز کی جو جانیں لی جا رہی ہے اس پہ کچھ بول دیجئے اپنے منہ سے، کوئی تو پھول جھاڑ دیجئے آپ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر آپ لوگوں نے لوگوں کو پال کے رکھا ہے، چاہے وہ حافظ سعید، مسعود اظہر اور اسی طرح کے پتہ نہیں کتنے نام ہیں جو مجھ سے زیادہ میرے انڈین فرینڈز کو آتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو، یا سن سکتے ہیں ان کے شوز میں، تو پلیز ان لوگوں کے اوپر کارروائی کیجئے۔ کب تک لوگوں کو جو ہے آپ اپنی باتیں سنا کے یا اپنی کہہ لیجئے کہ جلیبی بنا کر بیوقوف بناتے رہیں گے؟ اسی میں پاکستان کی بھی بھلائی ہے، پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا بند کر دے گا تو کوئی انٹرنیشنل کمپنی اور دوسری کنٹریز آ کر پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوگی، ہمیں بھی اچھا لگے گا، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو، ہمیں لوگ جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھیں، ہمیں شک کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ایسا ایک عام سٹیزن کے طور پہ، ایک عام بہت ہی عام سٹیزن کے طور پہ میں چاہتی ہوں کہ میری کنٹری کی بھی عزت ہو، میری کنٹری کا بھی نام ہو، اور میں بھی کہہ سکوں کہ نہیں ہمارے یہاں ٹیرر فیکٹریز نہیں چلتی، لیکن ہم یہ بول تو دیتے ہیں لیکن ہماری کہنی اور کرنی اور جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، تھینک یو۔